अब जी हाँ, तो सबसे बड़ी रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं और जैसा कि अपने दर्शकों को बता दें कि आज का दिन सबसे बड़ा दिन है और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। जहां हम महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र कर रहे हैं आज, तो हमने झारखंड का भी जिक्र किया, हमने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। सुबह से अपने दर्शकों को एक के बाद एक अपडेट देते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है आज बात कर लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर 4140 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और जिनकी किस्मत का फैसला 23 नवंबर को होगा। कौन कौन सी बड़ी सीट रही है, किसका क्या हाल रहा है, और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हमने धर्म का सबसे बड़ा मुद्दा देखा, क्योंकि चुनावी मंच से जहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 15 मिनट का जिक्र किया, तो नवनीत राणा भी पीछे नहीं हटी। नवनीत राणा ने भी 15 सेकंड का जिक्र किया। असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस थमा दिया गया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र आए और बटेंगे कटेंगी की राजनीति का जिक्र किया। चलिए आगे इस खबर को बढ़ाते हैं, कैसा क्या माहौल रहा है। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, जैसे कि सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का जिक्र हमने किया, हमने झारखंड का भी जिक्र, इसमें हम झारखंड का भी थोड़ा जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बिहार की 4 सीटों का। लेकिन सर, महाराष्ट्र का चुनाव दिलचस्प इसलिए भी हो रहा है, और जो स्थिति हम देख रहे हैं इसमें ये देखा जा रहा है बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें ना बीजेपी ने टिकट दिया, यानी कि जो महाविकास आघाड़ी से भी खुश नहीं थे, महायुति से भी खुश नहीं थे, अपना ही अलग जो है वो निर्दलीय लड़ते नजर आए। तो सर, जो निर्दलीय हैं उसमें ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में निर्दलीय जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे और कहीं ना कहीं वो महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों का खेल बिगाड़ते नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल महायुति की बात करें तो जाहिर बात है कि जिस तरह से ये बात चल रही है कि आखिर चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन जो है मुख्यमंत्री होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच अभी भी जिस तरह से जुबानी जंग चल रही है, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि कहीं अजीत पवार कोई बड़ी पलटी या बड़ी बाजी जो बाजी हाथ रहेगी उसको पलटते हुए नजर ना आ जाए, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं उनकी भी छोटी नहीं, बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। और वो अब 5 बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं चाहते हैं, इसीलिए लगातार वो बयानबाजी भी चल रही है। और चुनाव के बाद एक तरीके से कहीं ना कहीं जो फैसला है वो आता हुआ नजर आएगा कि भाई किसके हक में जनता ने अपना निर्णय दिया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि क्या यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी है, यानी कि जो इंडिया गठबंधन की जो तमाम कोशिश यहाँ पर है कि एक बार फिर चुनाव जीता जाए, चाहे जो हम शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें या फिर एनसीपी शरद पवार की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ये तमाम जो दल हैं ये लगातार इस कोशिश में है कि भाई 288 जो सीटें हैं उसमें से कम 145 का जो जादुई आंकड़ा है उसको कैसे पार किया जाए, कैसे उसके ऊपर जो है अपना कब्जा किया जाए, ये लगातार देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो बयानबाजियाँ हो रही हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर हो, बटेंगे कटेंगे को लेकर हो, या और तमाम जो कह सकते चुनावी नारे हैं वो यहाँ पर लगते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी के साथ में जिस तरह से तनातनी का माहौल महाराष्ट्र में इस समय बना हुआ है, क्योंकि जो हम पूरा समीकरण देख रहे हैं, चुनाव हो चुके हैं, चुनाव होने के बाद जो पूरा माहौल अब निकल के सामने आ रहा है, जो लोगों ने राय कायम की है उसमें अगर पहली नज़र में देखा जाए राहुल जी, तो नज़र आता है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो पलड़ा है थोड़ा सा भारी दिखाई पड़ रहा है। और जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जो लोगों से बात की गई है, उसके आधार पर अगर मैं जो अपने आंकड़े अगर पेश करूँ राहुल, तो मुझे लगता है 150 से 160 के आसपास इंडिया गठबंधन यानी कि जो महाविकास आघाड़ी है वो यहाँ पर सीटें लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर हम महायुति की बात करें, बीजेपी समर्थित जो दल हैं उनकी बात करें, तो उनको भी लगभग अगर हम देखें पहली नज़र में तो 130 से 135 के बीच सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है, या इतनी सीटें मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर फाइट बहुत क्लोज है, बहुत ही नज़दीकी ये मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में जिस तरह की तकरार यहाँ पर आपस के जो नेता हैं उनमें देखने को मिल रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव जीतने को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो किस लेवल पे नज़र आता है। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले एक बहुत बड़े चेहरे का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, और वो बहुत बड़ा चेहरा बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ उसके बाद इस पर बहुत सियासत हुई। और मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं सर, जो बाबा सिद्दीकी हैं उनके जो बेटे हैं जीशान सिद्दीकी,
जिशान जो सिद्दीकी हैं बांद्रा पूर्व से, वो चुनावी मैदान में हैं और एनसीपी अजीत पवार का जो गुट उसमें वो अभी हाल ही में शामिल हुए। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि वरुण जो सरदेसाई हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है उनसे उनका मुकाबला है। तो सर ये बहुत बड़ा चेहरा जिशान सिद्दीकी हैं और जो बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से हत्या कर दी गई और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी ली है, तो कितना बड़ा एक बहुत बड़ा चेहरा बाबा सिद्दीकी, जिनका बॉलीवुड में खेल जगत में यहाँ तक कि सर पॉलिटिक्स में बात करें बड़ा जो है नाम वो रहे हैं, हस्ती रहे हैं, उनका कितना बड़ा सपोर्ट या समर्थन जिशान सिद्दीकी को मिलता नजर आएगा। देखिए जाहिर बात है जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर सामने तो बाकी हर कोई हैरान रहेगा कि भाई इतना बड़ा नाम आखिर इतनी कह सकते हैं कि आसानी के साथ में कैसे उसकी हत्या हो सकती है, क्योंकि जो थ्योरी बनाई गई, जो चीज़ें बताई गई उसमें ऐसा लग रहा है कि उनको बड़ी आसानी से मार दिया गया। कुछ लोग आते हैं गोलीबारी करते हैं, उसमें उनकी जान चली जाती है, सिक्योरिटी कहाँ होती है, तमाम सारे सवाल हैं वो उठते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए बाबा सिद्दीकी का मामला और उनके बेटे जब चुनाव में उतरे हैं और इससे पहले कांग्रेस पार्टी में वो थे, अभी फिलहाल अजीत पवार गुट में नजर आते हैं, तो यहाँ उनको किस तरह का समर्थन सपोर्ट मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। और साथ में अजीत पवार, चूंकि पहले भी हम बात कर रहे थे, अजीत पवार जो है एक बड़ा नाम बनकर उभरने वाले हैं, क्योंकि उनकी ये मंशा है, उनका ये ख्याल भी है और कहीं ना कहीं ये सोचते भी हैं कि भाई उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो क्या चाचा भतीजे की आपस में एक बार फिर से कह सकते हैं कि गठजोड़ है या एक साथ विलय होने की जो कह सकते हैं कोशिश है, क्या वो होती हुई नजर आएगी? अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से एनसीपी जो है वो एक नाम के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी इस पूरे के पूरे मामले पर कई बार ये बात कही है कि जिस तरह से दलों को तोड़ा गया है, ये दलों को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने अपने सत्ता के लालच के लिए तमाम चीज़ें खराब की हैं और यहाँ पर जब एनसीपी की बात करते हैं तो जाहिर बात है कि चाचा भतीजे को आपस में जिस तरह से अलग करवाया है, उसने कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर बताई कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। आपने देखा कि शिवसेना भी दो हिस्सों में बट गई, इसमें एक जो है एकनाथ शिंदे की तरफ चली गई, एक जो है उद्धव ठाकरे के साथ रह गई। ऐसे एनसीपी भी दो हिस्सों में बटी, एक अजीत पवार और दूसरी शरद पवार के पास आ गई। तो ये जो चीज़ें हुई है इसमें सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार माना गया है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि चुनाव के बाद अगर हालात कुछ बदलते हैं और यहाँ पर अजीत पवार एक बड़ा फैक्टर साबित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सीएम बनने की जो ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा बुलंद रहती है और कई बयानों में ऐसा लगा है कि वो खुद भी सीएम बनने के ख्वाहिशमंद है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर मामला क्लोज रहा तो अजीत पवार जो है यहाँ वो महागठबंधन या फिर एमबीए जो गठबंधन है उसके साथ में जाकर शामिल हो सकते हैं। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा झारखंड पर चलना चाहूँगा। मेरे पास महाराष्ट्र की बहुत सारी ऐसी चर्चित सीटें हैं जिनका मैं जिक्र इसमें जरूर करूँगा, लेकिन सर झारखंड का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 सीट जेडीयू को दी गई, 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी आर को दी गई, 10 सीट आजसू के पास है। यहाँ पर झारखंड के अंदर हम देखते हैं कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान और मैं नीतीश कुमार का जिक्र करना चाहूँगा कि क्या बड़ी वजह है कि केवल 1 सीट ही लोक जनशक्ति पार्टी आर को दी गई, 2 सीट जेडीयू को दी गई, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी आर प्रमुख चिराग पासवान, जिनका इतना भी छोटा रोल नहीं है कि केवल आप 1 सीट में टरका रहे हैं, जो बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार भी हैं और केंद्र में सरकार जो है वो उनके सहयोग पर बनी हुई है, और ऐसे में 2 सीट देना, क्या सर इसका आने वाले समय के चुनावों पर राजनीति पर फर्क पड़ता नजर आएगा? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना पड़ेगा कि 2025 में भी बिहार में विधानसभा चुनाव है। देखिए जाहिर बात है, आप चिराग पासवान का जिक्र कर रहे हैं, लगातार चिराग पासवान इस बात को लेकर चर्चाओं में रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वो लगातार उनकी बयानबाजी रही है, बोलते रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही बन जाता है कि चलिए यहाँ पर 1 सीट पे मान गए, लेकिन बिहार में कितनी सीटों पर मानेंगे? और जिस तरह से देखा जा रहा है कि वो कई जगह पर चुनाव प्रचार करने गए हैं, महाराष्ट्र में भी पहुंचे हैं, झारखंड में भी चुनाव प्रचार किया है, इसके अलावा बिहार में भी गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार महाराष्ट्र में शायद कहीं दिखाई नहीं पड़े, जबकि तमाम लोग, चाहे पवन कल्याण हो, चाहे कह सकते हैं कि चिराग पासवान हो या और
तमाम नेता हों महाराष्ट्र की राजनीति में, चाहे सीएम योगी हो, नजर आते रहे, लेकिन नीतीश कुमार वहां पर नहीं गए। तो इसको लेकर भी जोड़ा जा रहा है कि वो भी क्या खफा नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारंबार यही बात कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमसे गलती हो गई, हम आपके साथ हैं, पैर छूते हुए नजर आते हैं। तो आरजेडी के नेता यही बात कह रहे हैं कि इतना पैर छूने का मतलब है कहीं पैर अब पकड़ के उनको एक तरीके से गिराना तो नहीं चाहते, यानी सरकार को गिराना तो नहीं चाहते, सरकार की जो टांग है वो तो नहीं खींचना चाहते हैं। और तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि चुनाव से पहले बड़ा खेल बिहार में भी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सर, बिहार का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले, उससे पहले एनडीए में एक बहुत बड़ी फूट भी अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा, दिखती नजर आई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो चिराग पासवान ने लगातार उठाए हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड जैसा मुद्दा हम देख रहे थे जिसमें मौलाना अरशद मदनी ने नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। वक्फ बोर्ड जैसा जो मुद्दा है वो कितना असर, अगर बात करें तो आने वाले समय के चुनाव, बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, दिल्ली चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, जाहिर बात है कि इसमें नीतीश कुमार हो चाहे नायडू हो, सभी ने एक सुर में कहा है कि भाई वक्फ बोर्ड पे जो फैसला सरकार ले रही है उसको नहीं लेना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही चलते रहने देना चाहिए। तो ये तमाम जो आपस के मतभेद हैं ये भी दिखाई पड़ रहे हैं, और कई मीटिंग का दौर हो चुका है, संसद भी शुरू हो रही है, तो ऐसे में हो सकता है ये बिल सामने आए। लेकिन क्या वास्तव में यहाँ पर जेडीयू और नायडू जो है वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। लेकिन उससे पहले जब चुनाव झारखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 81 सीटें हैं, और अगर मोटे मोटे कैलकुलेशन पर देखा जाए और जिस तरह से एक इम्पैक्ट कहने का इंडिया गठबंधन ने बनाने का प्रयास किया उस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि 40 से 45 सीटों के बीच में इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें जिसमें आजसू भी है, जेडीयू भी है, चिराग पासवान भी है, उनको भी कह सकते हैं कि 30 से 35 सीटों के बीच मिलने का अनुमान है। और ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बताता है कि क्लोज फाइट यहाँ भी दिखाई पड़ सकती है। दोनों महत्वपूर्ण चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र, और दोनों ही चुनावों के नतीजे आने वाला भविष्य तय करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टियों का, क्योंकि अगर बीजेपी की हार यहाँ पर होती है तो वाकई में बीजेपी को संभालना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के बाद से अगर कोई सबसे बड़ी राहत की खबर कह सकते हैं तो वो सिर्फ हरियाणा की जीत कह सकते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, जिस तरह से किलेबंदी की गई है और जिस तरह से माहौल सेट किया गया उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी इस समय कांग्रेस के मुकाबले या जो विपक्षी दल इकट्ठा हुए इंडिया गठबंधन का नाम देकर उनके मुकाबले थोड़ा सा असहज और कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। जी, और देखिए बाकायदा सर विस्तार से झारखंड के बारे में बता रहे। चलिए महाराष्ट्र का थोड़ा सा जिक्र और कर लेते हैं, सीटों के लिहाज से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और देखिए नीतीश राणे का जिक्र हम कैसे ना करें, कैसे हो सकता है। नीतीश राणे जिन्होंने हाल ही में बहुत बड़ा बयान दिया था, उनके बयान पर बहुत बवाल भी हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें जो इम्तियाज जलील हैं उनकी तरफ से भी जो है प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि सर कुछ वक्त पहले अगर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी जो है रैली की गई थी इम्तियाज जलील की तरफ से, और जिसमें एक यात्रा निकाली गई। उस यात्रा के बाद हम देखते हैं कि नीतीश राणे का भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है। और सर नीतीश राणे का मैं जिक्र करूँ, जो कंकवाली सीट है वहाँ से हैं मैदान में, और उनके सामने जो है शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, संदेश भास्कर उनके साथ जो है इसमें नजर आ रहे हैं, उनके यानी कि प्रतिद्वंदी के तौर पर। तो सर क्या नीतीश राणे ने शुरुआत जिस तरीके से की और जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं, क्या जो हिंदू मुसलमान पूरे तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र चुनाव में खेलने का देखने को पूरा मिला है, इसका क्या नीतीश राणे को फायदा मिलेगा? देखिए, नीतीश राणे की जो बयानबाजी रही है और जो उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको रिपीट करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको नहीं लेकर नहीं किया जाना चाहिए था। और यही हैरानी होती है कि चुनाव आयोग ने आखिर इस पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया, आखिर क्यों उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये भी सवाल अपने आप में बनता है, क्योंकि देखिए धर्म जाति किसी के ऊपर इस तरह की गलत बेजुबानी करना मेरे ख्याल से कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप बेहतर मुद्दों के साथ में, बेहतर एक अपने कह सकते हैं एजेंडे के साथ में भी
चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो आप बयानबाजी कर रहे हैं जाहिर बात है कि वो देश की जो एकता है उसको तोड़ने का काम कर रही है। आप दूसरे धर्म के बारे में गलत तरह से चीज़ों को सामने रख रहे हैं और जाहिर बात है उनके ऊपर एक गलत जुबानी प्रयोग कर रहे हैं जो कहीं से भी तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से उन्होंने जो बातें कही हैं हो सकता है कि उनको जनता सबक सिखाती हुई नजर आए, क्योंकि देखिए ये गंगा जमुनी वाला देश है, गंगा जमुनी तहजीब इसकी कही जाती है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और तमाम जो कितने धर्म हैं वो सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जिस तरह के बयान नीतीश राणा की तरफ से दिए गए बाकी उनको सांप्रदायिकता के लिहाज से बहुत खतरनाक माना जा सकता है, माहौल बिगाड़ने के लिहाज से बहुत खतरनाक माना जा सकता है। लेकिन हैरानी होती है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके बयानों पर खामोश रह जाते हैं। सर थोड़ा सा मैं वर्ली सीट का भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से आदित्य ठाकरे मैदान में और मिलिंद देवड़ा का सर मैं जिक्र करूं तो वो शिवसेना की तरफ से, जो शिंदे शिवसेना है उनकी तरफ से। तो सर आदित्य ठाकरे जो है वो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और आदित्य ठाकरे को कितना बड़ा फायदा मिलेगा, क्या फाइट की टक्कर रहेगी, मिलिंद देवड़ा क्या बड़ी टक्कर इन्हें दे पाएंगे? जी देखिए, राहुल मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी में थे, कुछ समय पहले ही जाकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब यहाँ पर आदित्य ठाकरे से उनकी टक्कर है। तो देखिए एक इमोशनल कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आदित्य ठाकरे के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि यहाँ एक नाथ शिंदे ने जब लोकसभा चुनाव की बात करें तो 7 सीटें आई थिंक उन्होंने जीती थी। वहीं अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उन्होंने 9 सीटों के आसपास जीती थी। तो यहाँ अगर जो आप आंकड़ेबाजी की बात करें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आया था। कुछ वैसा ही हाल यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है कि यहाँ जो आदित्य ठाकरे हैं वो मिलिंद देवड़ा पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जो इमोशनल कार्ड वो अभी से खेलते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो सिर्फ चुनाव के समय बाहर निकल कर आता है, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है वो ये है कि हम जो देश के लोग हैं उनको रोजगार देना चाहते हैं, बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं, ये हमारा हिंदुत्व है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य ठाकरे का पल्ला जो है वो भारी दिखाई पड़ रहा है। और देखिए ये वाकई देखा जाएगा कि 23 तारीख को देखिए इन सबकी किस्मत का कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो किस्मत किसकी चमकेगी, किसकी खराब रहेगी, कौन जीतेगा हारेगा, 23 तारीख को भी हम लगातार बढ़ते रहेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं नवाब मलिक को लेकर बहुत सारी खबरें अभी हाल ही में सामने आई, जिनका बड़ा कनेक्शन दाऊद से भी जोड़ने की कोशिश की गई थी। एक बड़ा चेहरा नवाब मलिक जो है महाराष्ट्र की राजनीति में रखते हैं। मानकुर्द शिवाजी नगर जो सीट नवाब मलिक एनसीपी जो अजीत पवार की है उनकी तरफ से। और इसमें सर अबू आजमी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से अबू आजमी की जो टक्कर है वो सर नवाब मलिक से है। और अबू आजमी ने अभी हाल ही में बहुत सारे अगर कहें तो बयान दिए हैं और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर सच चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र में। तो जो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा रहेगी, चाहे मैं करहल सीट का जिक्र कर लूँ या कुंदर की जैसी सीट का जिक्र कर लें या फिर मीरापुर सीट का जिक्र कर लें। महाराष्ट्र में सर कैसा रोल समाजवादी पार्टी का रहेगा? ज़्यादा सीट मांग रहे थे, नहीं मिल पाई। क्या अबू आजमी अगर टक्कर देते हैं नवाब मलिक को और समाजवादी पार्टी 2 सीटें निकाल ले जाती है तो कितना बड़ा जो रोल है वो समाजवादी पार्टी का और दिखता नजर आए? देखिए जाहिर बात है कि समाजवादी पार्टी की सीटें हमेशा से महाराष्ट्र में रही हैं। अब वो आजमी हो, बड़े बड़े चेहरे वहाँ पर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन यहाँ पर जो टक्कर नवाब मलिक और अबू आजमी में नजर आती है। अबू आजमी ने हाल ही में कहा कि मेरे टुकड़ों पर पलने वाले लोग आज मेरे सामने आकर खड़े हो गए। तो तमाम बातें हैं जो आपस में मतभेद हैं, गिले शिकवे हैं, वो भी उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक क्योंकि जिस तरह से उनका खुद बीजेपी ने विरोध किया कि भाई उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन अजीत पवार ने किसी की भी नहीं सुनी, उनको टिकट दे दिया। तो यहाँ आप समझ के चलिए कि यहाँ जो अजीत पवार हैं वो भी करो या मरो वाली स्थिति में है कि वो जो चाहते हैं वो करके रहते हैं। बीजेपी ने भले ही उनको लाख मना किया हो, लेकिन उन्होंने नवाब मलिक को टिकट दिया है। तो ऐसे में फाइट यहाँ पर जबरदस्त होने वाली है और दोनों ही चेहरे मजबूत हैं। अब ऊंट किस करवट बैठता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी अगर हम आंकड़ेबाजी के लिहाज से बात करें तो अबू आजमी हो सकता है कि जो नवाब मलिक है उनके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आए। सर एकनाथ संभाजी का मैं जिक्र करूंगा। एकनाथ संभाजी शिंदे कोपारी पचखाड़ी से सीट है ये, और यहाँ से शिवसेना की तरफ से केदारा जी उतरे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हैं। और शिंदे का कैसा रोल देख रहे हैं सर? महाराष्ट्र में हम ये देख रहे हैं कि
महायुति के अंदर सीएम चेहरे को लेकर भी बहुत ज़्यादा सस्पेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी अगर मैं बात करूं तो माधवी लता भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, हैदराबाद में उन्होंने टक्कर देने की कोशिश की लेकिन उतना कामयाब नहीं हो पाई हैं। और अभी हाल ही में देखते हैं कि हम वो प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब ज़्यादा वो कर भी रही हैं। तो ऐसे में महायुति के अंदर जो सीएम पद को लेकर लड़ाई है, शिंदे हैं या देवेंद्र फडणवीस का जिक्र कर लेते हैं, अजीत पवार का जिक्र कर लेते हैं, किसके चेहरे पर इस बार जो सस्पेंस जरूर रखा है, लेकिन किसका चेहरा जो है वो इस बार सीएम के लिए देखा जाएगा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ पहले इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन जब मोदी जी का फोन आता है तो उसके बाद शांत होते हैं। ठीक है, चलिए डिप्टी सीएम पद अभी आप दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया जाएगा, आगे देखा जाएगा सीएम बनने को लेके। तो कितना इसमें देखा जा रहा है कि अजीत पवार का रोल, एकनाथ शिंदे का, देवेंद्र फडणवीस का, और शिंदे ये बात कह भी चुके हैं कि अभी हाल ही में कि दाढ़ी को लेकर कुछ उस तरीके की बात उन्होंने कही थी। तो किस तरीके की स्थिति इस वक्त? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि यहाँ पर शिंदे के बारे में आप बात करें, देखिए एज ए मुख्यमंत्री तो वो हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री सत्ता में आने के बाद भी वो रहेंगे, इसको लेकर तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे कयास हैं। क्योंकि बीजेपी कह चुकी है कि भाई चुनाव के नतीजे आने के बाद हम इसके ऊपर फैसला करते हुए नजर आएंगे। तो शिंदे की यहाँ पर बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है कि उनके हिस्से के जो सीटें अब तक रही हैं, क्या वो इन चुनावों में आती हुई नजर आएंगी। अगर उनकी सीटें कम होती हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगी और फिर सीएम पद के लिए बीजेपी अपने किसी चेहरे के ऊपर दाव लगवाना चाहेगी। देवेंद्र फडणवीस के बारे में आप बात कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस इससे पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन जिस तरह से वो उप मुख्यमंत्री बनकर रहे उससे ये समझा गया कि जिस तरह से उनका कद कम किया गया है, उनको एक तरह से कमजोर किया गया है, वो अपने आप में ठीक चीज़ नहीं है। क्योंकि बीजेपी सिर्फ सत्ता पाने के लिए क्या सब लड़ाई कर रही है, ये इससे कहीं ना कहीं दिखाई देता हुआ नजर आया। और साथ में जो देवेंद्र फडणवीस की जो छवि है वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती हुई नजर आई। क्योंकि जो बयानबाजी उनकी रही है वो ऐसा लगा नहीं है कि बहुत कोई कह सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो है बयानबाजी की हो, बल्कि जो भी बयान दिए बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप के दिए। उन्होंने मुस्लिम जिस तरह से पंचल लगाते हैं ये वाली बात कह दी। वहीं कन्हैया कुमार ने जिस तरह से उनकी पत्नी को लेकर कहा कि आपकी पत्नी रील बनाती है और आप धर्म बचाने के लिए हमें कहते हो, तो ये एक मामला रहा। और यहाँ पर क्या देवेंद्र फडणवीस का नाम निकलकर सामने आएगा अगर सत्ता में बीजेपी आती, या फिर यहाँ पर शिंदे और अजीत पवार में से कोई एक नाम जो है वो मुख्यमंत्री बनने की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? सर, अभी हाल ही में अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अजीत पवार जो है जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस प्रचार प्रसार में एक बहुत बड़ा हेरफेर वो कर रहे थे कि शरद पवार का वो जिक्र कर रहे थे प्रचार प्रसार के दौरान। उसमें शरद पवार का वो इंक्लूड कर रहे थे, जिसमें शरद पवार ने ऑब्जेक्शन उठाया। उसके बाद कोर्ट ने भी कहा कि अपने पैरों पर चलना सीखो। यहाँ पर अजीत पवार को कितना बड़ा झटका आप देख रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि शरद पवार के नाव पर बैठकर मैं कहीं ना कहीं अपनी नैया पार लगा लूंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आया। गेम जो बनाने की सोच रहे थे वो पूरी तरीके से खराब। देखिए, बिल्कुल राहुल, और यहाँ पर अजीत पवार ने कोशिश तो की है। मैं फिर कहूँगा कि अगर उनके हिस्से 15, 20, 25 सीटें आ जाती हैं तो ज़रूर वो सोचेंगे कि भाई उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए। क्योंकि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के पास 70-75 के आसपास बिहार में सीटें हैं, वहीं 43-44 नीतीश कुमार के पास है, लेकिन मजबूरी में बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया हुआ है। वहीं अगर हम एक बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर 100 के आसपास सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उन्होंने 40-45 सीटों के आने वाले एकनाथ शिंदे को बनाया। तो ये बीजेपी कई बार मजबूरी में इस तरह के फैसले करती है, क्योंकि सत्ता में रहने का बीजेपी को बड़ा शौक है, बहुत उसका कह सकते हैं दिलचस्पी है, इसीलिए वो किसी भी तरह के समझौते करने को तैयार रहती है। जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि जो पीडीपी है उसके साथ में वो हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। तो ये बीजेपी ने हमेशा किया है। अब यहाँ पर बीजेपी किसके नाम पर मोहर लगाती, या फिर कौन बीजेपी को अपने नाम पर मोहर लगाने के लिए मजबूर करता है, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर देखने वाली बात होने वाली है। और इसको लेकर महाराष्ट्र में खींचतान मुझे लगता है जरूर दिखाई जरूर देगी। जी बिल्कुल। और सर, थोड़ा सा फिर हम झारखंड की तरफ चलते हैं। झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले हम देखते हैं कि जो हेमंत सोरेन है, उनके जो करीबी हैं, उनके यहाँ ताबड़तोड़ छापे मारे जाते हैं। और जब छापे मारे जाते हैं तो उसके बाद हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं। और सर, झारखंड का जो पहले चरण का चुनाव है, जब हमने उस चुनाव को कवर किया, उस चुनाव में हम एक चीज़ ये देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ थे जहाँ पर 11:30 बज गए थे, 12 बज गए थे, वोट नहीं डाले गए थे। एक सीआरपीएफ के जवान हैं, उनके साथ एक घटना घट जाती है, सिर में उनकी गोली मार दी जाती है। ये जो झारखंड है सर, वो नक्सल प्रभावित इलाका पूरी तरीके से रहा है।
और इसमें हम ये देखते रहे कि बहुत बड़े हद तक जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर कम मतदान हुआ, और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत ज़रूर देखने को मिला। झारखंड के अंदर भी सर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि महिलाओं ने अपना दर्द ज़रूर बयां किया था कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, उन्हें डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अपील भी की थी कि हमें ये वोट डालना है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। झारखंड की सर स्थिति को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे चरण के चुनाव हुए उसमें भी कहीं ना कहीं हम इस तरीके की शिकायत, इस तरीके की चीज़ों को देखें? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह पहले चरण में हमने देखा उसमें भी सेम चीज़ थी और दूसरे चरण में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात ये है कि चुनाव अच्छे से हो गया है, वोट परसेंट भी थोड़ी देर के बाद और निकल कर सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये गौर करने वाली बात ये है कि झारखंड में जिस उत्साह के साथ में लोगों ने मतदान किया है वो अपने आप में बेजोड़ है, अपने आप में बहुत ज़्यादा सराहनीय कदम है। क्योंकि देखिए झारखंड की जो स्थिति है वो थोड़ी अलग हो जाती है कि नक्सलाइट एरिया भी पड़ जाता है, यहाँ पर चुनाव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कई सीटों पर हमने देखा कि कई पोलिंग बूथ ऐसे रहे जहाँ पर मतदान बहुत देर से शुरू हुआ, बहुत देर के बाद जाकर वहाँ पर कह सकते हैं लोग अपने मत का प्रयोग कर पाए। कई जगह मशीनों के लिए भी शिकायत आई, लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव हो पाया शांतिपूर्वक, लगभग कहा जा सकता है कि रहा। लेकिन छोटी मोटी घटनाएं तो जो है चलती रहती हैं, होती रहती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आखिर में होना चाहिए, मत पेटियों में मत पड़ने चाहिए। और अब इसका फैसला आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 23 तारीख को निकल कर सामने आ जाएगा। अब चूंकि झारखंड का चुनाव हो चुका है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बार फिर कि जो जेएमएम गठबंधन कांग्रेस के साथ में है वो तकरीबन 40 से 45 सीटें जो हैं वो लेकर आ रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी बहुत अधिक पीछे नहीं है और लगभग 30 से 35 सीटें बीजेपी के हक में भी आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोनों के बीच में बहुत क्लोज फाइट है, 10 सीटें इधर या उधर हो गई तो यहाँ पर स्थिति बदलती हुई नजर आ सकती है। और देखिए ये वाकई बहुत ज़्यादा अगर हम कहें तो ये जो चुनाव है ये बहुत कुछ आने वाले समय की राजनीति को ज़रूर बयां करते नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वसनीयता खो गई थी वो वापस आएगी? सर लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार के नारे की बात कही, संविधान को बदलने की बात कही, लेकिन मोदी जी की वो लहर वहाँ नजर नहीं आई है। या और सीधे तौर पर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उतना बड़ा रोल भी नहीं रहा लोकसभा चुनाव के दौरान। तो जो अस्मिता खो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, क्या इन चुनावों से वो वापसी कर पाएंगे? क्योंकि देखिए हरियाणा में भी अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ी फाइट वो नहीं दे पाए और कांग्रेस ने भी बहुत बड़ी टक्कर की। ये कहा जाए कि कांग्रेस से अगर गलती ना होती तो कांग्रेस चुनाव जीत जाती। बिल्कुल जाहिर बात है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि राज्य में जो चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों पर लड़े जाते हैं और यहाँ पर दोनों ही जगह की बात करें महाराष्ट्र और झारखंड की तो बीजेपी के दोनों जगह की स्थिति कोई बहुत संतोषजनक नहीं है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कहा जा सकता कि भाई यहाँ पर बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत रही है, बल्कि यहाँ दोनों जगह फाइट करती हुई वो नजर आ रही है। और ये जो स्थिति बनती है यहाँ पर ये पता चलता है कि अब विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा कह सकते हैं संदेश दे दिया है कि हम आपके सामने खड़े हैं और इतनी आसानी से आपको जीतने नहीं देंगे। हरियाणा में भी लगभग 40% वोट अगर बीजेपी को मिला तो लगभग 40% वोट कांग्रेस को भी मिला। तो यहाँ भी स्थिति कुछ बहुत क्लोज फाइट की नजर आ रही है। और यहाँ अगर जिस तरह का प्रचार प्रसार हुआ और जिस तरह का कह सकते हैं लोगों के बीच जाकर राहुल गांधी ने भूमिका बनाई है उसमें अगर उनका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे आंकड़े भी कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रहे हैं कि यहाँ दोनों जगह पर हो सकता है कि कांग्रेस जो उनके सहयोगी दल है वो सरकार बनाते हुए नजर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत विस्तार से सर ने जानकारी दी। और मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा कि 23 तारीख को भी हम सुबह से अपने दर्शकों को अपडेट देंगे, क्योंकि ये परीक्षा का आखिरी दिन होगा, रिजल्ट का ये आखिरी दिन होगा। कौन पास होगा, कौन फेल होगा, राजनीतिक पार्टी के नेताओं के दिलों की धड़कनें, हार्ट बीट जो है बढ़ी हुई है। लेकिन इस उपचुनाव से कई राजनीतिक पार्टी के नेता जिनकी नैया पार हो जाएगी, कई राजनीतिक पार्टी जिनका भविष्य ये बता देगा कहाँ है, और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है यहाँ पर खदेड़ते या कहीं पीछे होती नजर आएंगी। इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और हमारे जो खास सहयोगी सर थे अमन सर, इनको इजाजत दीजिए। नमस्कार।